बच्चों, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ 2 को शुरू कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट में आप लोगों ने 21 क्वेश्चन देखे थे। उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ 2 को 22 नंबर के क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है। तो देखिए, इसके पहले सीरीज़ फर्स्ट में मैंने आपको इसकी व्याख्या कर रखी थी, लेकिन फिर भी अभी हम आपके सामने इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये जो पोर्शन लिखा हुआ है ये क्या है, दिख रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ये सैफ्रॉन कलर है। सैफ्रॉन मतलब गेरुआ। तो हमने वहाँ भी बताया था कि सैफ्रॉन जो कलर है वो सेक्रीफाइस या त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, जो ये निर्देश देता है कि जब भी हम राजनीति में आए या सार्वजनिक जीवन में आए तो कुछ पाने के लिए नहीं, इस राष्ट्र रूपी परमात्मा के लिए कुछ ना कुछ त्याग करने की भावना को लेकर के ही आए। जो ये आप देख रहे हैं इसके जस्ट नीचे है सफ़ेद रंग। ये सफ़ेद रंग पीस का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। और इसके अंदर ये जो चक्र है, ये चक्र हमने आपको बता रखा था कि ये जो चक्र है ये बढ़े चलो का संदेश देती है। इसमें 24 तीलियां हैं जो हमें 24 घंटे सतर्क रहने का संदेश देती हैं। और इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं कि हरा है। तो वहाँ हरे के संदर्भ में मैंने बताया था आपको कि ये जो हरा रंग हमारे झंडे में डाला गया, इसके पीछे मूल भावना क्या थी। मित्रों, इसके पीछे मूल भावना ये थी कि हम लव टू नेचर, हम प्रकृति से प्यार करें और इसके साथ साथ जो प्रकृति की अमूल्य धाती है उसकी रक्षा करें। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है, तो आप देखेंगे हरा रंग में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब ये जो हरा रंग है ये किसका प्रतीक है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं PP, मतलब P और P। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका मतलब है कि यह समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है ना, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। ठीक है ना, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, ये डबल P करने से आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए क्योंकि अगर आप ये देखिए, बस इतने से ही आप रखिए। ठीक है, ये समृद्धि का प्रतीक है। आप हमको कुछ चीज़ें यहाँ आपने झंडे के बारे में और जानना चाहिए। देखिए, इसके पहले वाला जो सीरीज़ थी, फर्स्ट सीरीज़ थी, उसमें मैंने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपको सब कुछ बता रखा था। लेकिन आप याद रखिएगा कि यहाँ पर हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये डेट आप याद रखिएगा। वैसे आगे क्वेश्चन भी है, लेकिन हम यहाँ कर देते हैं ताकि एक पास रहेगा तो आपके लिए आसानी होगी। देखिए, ये 22 जुलाई लिखा है। क्लियर। तो अब 22 जुलाई क्या, 1947। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे अपनाया था। इस झंडे को संविधान सभा ने अपनाया था, मतलब संविधान सभा ने इसे अपना लिया। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इसे कब अपनाया था। ठीक है, तो बच्चों आप याद रखिएगा कि 26 जनवरी को इसे अपनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, किसने अपना लिया था, हमारी सरकार ने इसे अपना लिया था, मतलब आधिकारिक पुष्टि इसकी कर दी गई थी। अब अगर हम लोग 23वां क्वेश्चन देखें तो 23वां क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है।
कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या क्या है। सिंह मतलब लायन, ठीक है, लायन की संख्या क्या है। तो कह रहा है 1, 3, आप देख रहे हैं 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है ना। तो फिर आप तो 3 तो लगा ही देना चाहिए आपको फट से। नहीं बच्चों, ठीक है, अगर आप 3 लगाते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि इसमें 4 शेर है, 1 इसके पीछे है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थितियों में हमारा जो आंसर आएगा वह आंसर क्या आएगा, ये आएगा बी, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा देख लें, इसको हमने लगाया नहीं था निशान, यहाँ हम लगा देते हैं बी, ये समृद्धि का प्रतीक है। अब हम 23 भी हम लोगों ने कर लिया, 24 भी कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया। दौड़ता हुआ घोड़ा, 1 सिंह, 1 हाथी, घंटी नुमा कमल। तो आप कहिएगा नहीं सर, ये घंटी नुमा कमल। अब हम यहाँ पर कुछ चर्चा कर देते हैं, ठीक है। इसको पहले हम दिखा देते हैं कि इसका आंसर ये सही है। अब हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि देखिए, ये घंटी नुमा कमल जो उल्टी घंटी है, ठीक है, कहा यह जाता है कि सम्राट अशोक ने जब अपने स्तंभों को बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया था तो इसकी प्रेरणा उन्होंने ईरान से लिया था, ठीक है। और ईरान के स्तंभों में, ठीक है, घंटी नुमा कमल बना हुआ था, और यही कारण है कि जो शिल्पी थे उसको ये बनाते रहे। लेकिन जहाँ तक अगर भारत में देखा जाए तो इस कमल का कोई औचित्य नहीं दिखता, ठीक है, इसलिए इसको निकाल दिया गया। अब हम लोग 25 क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह में कहाँ अंकित है। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह में कहाँ अंकित है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ देख लेना चाहिए, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह में कहाँ अंकित है। तो थोड़ा सा हम राष्ट्रीय चिन्ह को देख ही लेते हैं कहाँ है। ये देखिए राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, ठीक है, और सत्यमेव जयते आप देख रहे हैं कहाँ पर लिखा है, ठीक है। अगर आप सत्यमेव जयते को देखना चाहें तो सत्यमेव जयते आप ये देखिए, ये सबसे नीचे लिखा है ना, ये देखिए लिखा नीचे, सबसे नीचे। तो अब आपको ये भूलेगा भी नहीं, ठीक है। तो सत्यमेव जयते कहाँ लिखा गया है, तो अब आपके सामने आ गया ना, ये देखिए 25वां सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह में कहाँ अंकित है। तो ये देखिए आया ना, सबसे नीचे। क्लियर। और अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 26वां है। किस वर्ष में जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, ठीक है। तो देखिए जो राष्ट्रगान है ये कब अपनाया जा रहा है, तो आप कहोगे, पहले तो आंसर कर लेते हैं, ये 1950। अब देखिए हमको यहाँ पर एक चीज़ लर्न करना है। क्या लर्न करना है, मतलब डेट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आप लिख लीजिएगा राष्ट्रगान के बारे में, ठीक है। ये जान लीजिएगा राष्ट्रगान के बारे में। फर्स्ट पॉइंट आपको ये जानना है कि देखिए राष्ट्रगान होता क्या है। किसी भी देश का राष्ट्रगान क्या है, ठीक है। तो आप कहेंगे उसकी प्रशस्ति है, जिसमें, ठीक है, एक भावना छिपी होती है। वो भावना क्या होती है, इसे गा करके राष्ट्रीयता के विचार को लोगों के दिलों में भरना, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर पहली चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ देखिएगा, जो राष्ट्रगान है वह किसकी कृति है, मतलब किसकी रचना है। तो ये तो आप जान ही रहे हैं, बहुत ही बच्चों का खेल है ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी। तो आप कहेंगे कि सर ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का है। नाथ टैगोर ने इसे रचा है। अब यहाँ दूसरा चीज़ आता है कि इस जो गान है, ठीक है, इसको किस मैगजीन में पब्लिश किया गया था। तो आप कहेंगे कि सर तत्वबोधिनी में, तत्वबोधिनी पत्रिका है। अब ये तत्वबोधिनी पत्रिका बहुत पुरानी पत्रिका है। ये इनकी रविन्द्रनाथ टैगोर सर के
पुरखों का है ये तत्वबोधिनी पत्रिका, और इसको जो है पहली बार, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा ने 1839 में पब्लिश किया था। तीसरी बात आप याद रखिएगा जनगण मन अधिनायक जय के हे के बारे में, कि देखिए इसे गाने का दो तरीका है, एक 52 सेकंड में और दूसरा 20 सेकंड में, ठीक है। तो 52 सेकंड में तो यह सामान्यतः गाया जाता है, लेकिन 20 सेकंड में यह ऑफिशियली गाया जाता है। फोर्थ, इसमें एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और वो वाद्य यंत्र है पियानो। पियानो नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब हमको थोड़ी सी बातें और जान लेनी है ठीक है, कि इसे सबसे पहले कब गाया गया था, तो आप कहोगे कि सर 27 दिसंबर 1911 को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। लेकिन उस समय इसके गाने का उद्देश्य क्या था? आप कहेंगे कि एक प्रशस्ति गीत है सर, प्रशस्ति गीत है, और ये किसकी प्रशंसा में गाया गया था? आप कहेंगे कि सर किंग जॉर्ज 5वां या 5th के सम्मान में, या उनकी पत्नी जॉर्ज 5th एंड क्वीन मैरी के सम्मान में गाया गया था, ठीक है ना। जब आपने इन चीज़ों को लर्न कर लिया है तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि इसे 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, अपना लिया गया था, ठीक है ना, संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया। एक चीज़ आपको यहाँ और लर्न करना है, ठीक है। ये जो पूरा गीत है, देखो इस पूरे गीत में कुल पद कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर इस पूरे गीत में 5 पद हैं, लेकिन ये 5 पद नहीं गाए जाते, इसका पहला पद ही गाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। और अब हमको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना होगा, इसका ट्रांसलेशन। तो इसका जो ट्रांसलेशन है यह किसने किया है? आप कहोगे कि सर 1919 में, ठीक है, खुद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? आप कहोगे कि सर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका ट्रांसलेशन किया था। लेकिन अब प्रश्न आता है कि किस नाम से इन्होंने ट्रांसलेशन किया था? तो आप कहोगे कि सर मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से, सुबह के गीत के नाम से, या मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से इसका ट्रांसलेशन किया था। हाँ, इस ट्रांसलेशन में अगर किसी ने सहयोग दिया था तो वह थी लेडी कजिन मछलीपट्टनम की एक स्कूल की शिक्षिका हैं, ठीक है, लेडी कजिन। और लेडी कजिन के साथ ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, क्या किया था? इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया था, ठीक है। और अब हमारे सामने एक चीज़ और आता है, ठीक है। अब इसको लेकर के जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान लगातार विरोध करता रहा है, क्योंकि इसके अंदर, ठीक है, सिंध को भी भारत का अंग बताया जाता है, ठीक है। जैसे कहा जाता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्या है? तो आइए 27 देखते हैं। 27 कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है नीम, आम, पीपल, देवदार। ओफ, देखिए सॉरी, यहाँ पर विकल्प गलत दे दिए गए हैं, तो हम इसको काट देते हैं, ठीक है। इसको काट करके और हम लिख देते हैं क्या? पीपल के स्थान पर, ठीक है, बरगद, ठीक है। और ये देखिए आप बरगद का यह चित्र भी हमने बना दिया है, ताकि आपको जैसे यहाँ पर टाइपिंग में कन्फ्यूजन हो गया, वैसे आप भी कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब कन्फ्यूजन में नहीं होगा। आप ये देख रहे हैं ये बरगद का पेड़ है, और इसके अंदर आप ये देख रहे हैं इसकी जड़ें दिखाई जाती हैं, जिसे प्रॉप रूट कहा जाता है, ठीक है, स्तंभ जड़ें कहा जाता है, ठीक है। और यह एक ऐसा पौधा है, ठीक है, जो अपनी जड़ों से नए पौधे को बना देता है, और इन्हीं जड़ों के द्वारा इस पौधे को सहारा मिलता रहता है, क्लियर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें 28। किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए? नियम नहीं बदलना चाहिए। व्यक्ति चाहे बदल जाए, लेकिन नियम नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए, जहाँ पर भी संविधान होगा वहाँ नियम थोड़ा बदलेगा,
ठीक है। तो जहाँ संविधान है वहाँ सरकारें कैसे चलेंगी, ठीक है, संविधान से चलेंगी, ठीक है। तो आप कह देंगे, ठीक है, संवैधानिक सरकारें में, ठीक है, ऐसा होता है व्यक्ति आता और जाता है, लेकिन क्या होगा, ठीक है, नियम नहीं बदलता। तो इसका आंसर ये आएगा, जहाँ पर भी संवैधानिक सरकारें होती हैं, ठीक है, वहाँ नियम नहीं बदले जा सकते, क्योंकि वो सभी लिखित होते हैं और आने वाली सरकारों को, आने वाले व्यक्तियों को, ठीक है, इसे मानना, ठीक है, एक अनिवार्यता होती है, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जो संसदीय प्रणाली होती है, ठीक है, तो उस संसदीय प्रणाली में 2 चैम्बर होते हैं, क्लियर ना। एक जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, दूसरा लोकसभा है, ठीक है। तो जो लोकसभा में प्रतिनिधि जाते हैं वो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं, तो इसका मतलब जनता के द्वारा चुन के जाते हैं ना, ठीक है। तो देखिए, ये जनता जो है ये क्या कर रही है, अपने प्रतिनिधियों को भेजती है चुन करके। तो ये प्रतिनिधि वहाँ जब संसद में जाते हैं तो संसद में किसके लिए काम करेंगे, अपनी जनता के हितों के लिए कार्य करेंगे, ठीक है, और अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, मतलब जवाबदेह होंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे किस नाम से जाना जाता है संसदीय प्रणाली में वाली सरकार को, अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे कि सर उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगली बात करें, 30 क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय संविधान की व्याख्या की जा सकती है, ठीक है, उदार, कठोर, उदारता और कठोरता का मिश्रण है। देखिए, जिस समय हमारा संविधान निर्मित किया जा रहा था उस समय ये बात आई कि अगर संविधान उदार है तो भी वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा, और अगर कठोर है तो अपनी जनता के हितों की पूर्ति नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि जो भारत का संविधान बनाया जाए उसमें कहीं उदारता तो कहीं कठोरता हो। इसका मतलब हमारा जो संविधान है वो कैसा है, आप कहोगे कहीं उदार तो कहीं कठोर है। अब हम लोग 31वां देखते हैं। तो बच्चों, 31वां जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो कैसे, किससे जुड़ा हुआ है। आप कहोगे कि सर इसमें लिख रहा है, ठीक है, कि संविधान लागू होने के पश्चात, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संघ में आरक्षित राज्य था, ठीक है, कौन सा भारतीय संघ में आरक्षित राज्य था। तो ये देखिए, दादरा एवं नगर हवेली दे रहा है, लक्षद्वीप समूह दे रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दे रहा है, सिक्किम दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग, ठीक है, निशान लगा लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा हम लोग और जानकारी भी ले लेते हैं। तो अगर आप इंडिया के मैप को देख रहे हो तो देखिए, ये इंडिया का मैप है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हिस्सा चल रहा है, ये वाला हिस्सा, ये आप देख रहे हैं कि नेपाल है, ठीक है, और ये देखिए ये भूटान है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं बांग्लादेश है, और भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, इसी के ठीक ऊपर ये जो हिस्सा जा रहा है, ये हिस्सा, ये जो है, ये क्या है, यही सिक्किम है, ठीक है। और ये देखिए, इसके बाद ये जो है, ये क्या है, चाइना है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने इसे छोटे रूप में दिखा दिया कि देखिए, चाइना के करीब है नॉर्थ सिक्किम, और ठीक है, नेपाल के करीब है वेस्ट सिक्किम, और वेस्ट बंगाल के करीब है वेस्ट सिक्किम और साउथ सिक्किम, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं, और इसकी राजधानी जो दिखाई जा रही है वो क्या दिखाई जा रही है, गंगटोक दिखाई जा रही है, ठीक है। अब इस जानकारी के बाद हमारे सामने कुछ चीज़ें, प्रश्न और आता है कि देखिए, अंग्रेज़ों के जाने के बाद यहाँ का राजा कौन था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जब देश स्वतंत्र हो रहा है और अंग्रेज़ लोग भारत को खाली कर रहे हैं तो सिक्किम का राजा कौन है, आप कहेंगे कि सर तासी चौग्याल सर है, ठीक है। कौन है, तो तासी चौग्याल, ये देखिए हमने लिख दिया है तासी, ठीक है, चौग्याल, ये तासी चौग्याल यहाँ के राजा हैं, ठीक है। अब देखिए, जो चौग्याल हैं ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि वो सिक्किम को स्वतंत्र करा लें, ठीक है, और लेकिन राजा तो चाहते थे
कि वो सिक्किम को एक स्वतंत्र देश के रूप में लाएं, लेकिन वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो राजनीतिक दल थे, वो इससे संतुष्ट नहीं थे, ठीक है, और यह विद्रोह करते रहे, ठीक है। अब याद रखिएगा, इस विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी सिक्किम नेशनल कांग्रेस, सिक्किम नेशनल कांग्रेस कर रही थी, और सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेता थे दोराजी खांग सरपा, लिख देते हैं, ठीक है, दोराजी खांग सरपा। ये कौन है? आप कहोगे कि सर सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेता हैं, नेशनल कांग्रेस कि ये क्या है? नेता है। तो देखिए अब होता क्या है कि 1974 में 1974 में सिक्किम में एक जनरल इलेक्शन होता है, और उस जनरल इलेक्शन में, ठीक है, सिक्किम नेशनल कांग्रेस के जो मुखिया हैं, या सिक्किम नेशनल जो कांग्रेस है, ये सत्ता में आने में सफल हुई। तो दोराजी खांग सरपा ये क्या चाहते थे कि सिक्किम का भारत में विलय कर लिया जाए, ठीक है। परिणाम क्या हुआ कि यहाँ की जनता की मांग पर 1975 में, ठीक है, क्या होगा, 1975 में एक जनमत संग्रह करा करके और सिक्किम का विलय कर लिया गया था, ठीक है ना। 1975 में ही 14 अप्रैल 1975 की ये डेट आप जरूर याद रखिएगा, 14 अप्रैल, यहाँ लिख देते हैं 14 अप्रैल 1975। अब इसके लिए कौन कौन से एक्ट आएंगे, कैसे कैसे अमेंडमेंट होगा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। और अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है 32 पॉइंट, मतलब 32 क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रगान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। अभी हमने राष्ट्रगान की व्याख्या करते हुए बता दिया था, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, 27 दिसंबर 1911, ठीक है, क्लियर, कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में। अब बच्चों अगला पॉइंट हम देखते हैं 33 क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था, ठीक है। तो ये देखिए डेट लिखा हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज पूछ रहा है, राष्ट्रगान नहीं पूछ रहा है, तो ये देखिए ये डेट लिखा हुआ है, ठीक है, ये 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और हमने ध्वज के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है, जो बचा हुआ है वो धीरे धीरे हम लोग देते चले जाएंगे। 34 भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन मिली थी? आप याद रखिएगा, गणतंत्र बनने से 2 दिन पहले। गणतंत्र हमारा देश कब बनता है? 26 को बनता है, ठीक है, लेकिन और इसी दिन पूरा संविधान इन्फोर्स्ड होता है, लागू होता है, लेकिन 2 दिन पहले ही राष्ट्रगान को आधिकारिक मान्यता मिल गई थी। तो वह क्या हुआ? यह हो गया। अब हम लोग अगला पोर्शन देखते हैं। 35 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 35 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए, है ना। एक है मसविदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, मौलिक एवं अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित समिति, संघीय संविधान समिति, कार्यकारी या ऑपरेटिंग कमेटी। तो देखिए जो मसविदा समिति है, ठीक है, अगर हम इसको मिलाना चाहें तो मसविदा समिति होगी, ये BR अम्बेडकर सर इसके हेड हैं, 7 सदस्यीय है ये। अब ये मौलिक एवं अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित समिति, इसकी हेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। और यही भारत मतलब संविधान सभा की जो समितियां हैं वह सबसे बड़ी समिति है। 54 मेंबर्स थे इसके अंदर, 54 सदस्य थे। अब संघीय संविधान समिति है, ठीक है, संघीय संविधान समिति मतलब ये जो है संघ के कानून को बना रही है। तो इसकी जो हेडिंग कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑपरेटिंग कमेटी ये कन्हैया माणिक लाल मुंशी ने किया था, मुंशी ने किया था। तो अब अगर हम इसे मिलाना चाहें तो बहुत आसानी से मिला सकते हैं, और ये नीचे विकल्प दिया गया है। तो इसका मतलब मसविदा समिति के जस्ट नीचे आप देखिए ये 4 आ रहा है, तो अब फर्स्ट आप तलाक लीजिए 4 आ रहा है, लेकिन अफसोस कि यहाँ 4 3 के सामने दिया गया है, तो A का 4 हो गया। अब B में मौलिक एवं अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित समिति, यह इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया है, तो B का 1 हो गया, मतलब यहाँ पर भी अभी 2 चल रहा है, ठीक है। फिर संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति
यह जो है जवाहरलाल नेहरू की है। तो इसका मतलब सी का 2 हो गया, सी का 2। तो ये इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर जो लास्ट वाला है डी, ये सही हो गया। अगला मिलाने की जरूरत ही नहीं रह गई। अब 36 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया। यस सर। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर दिया था। जी, 12वां ये सम्मेलन था संविधान सभा का। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा किस सम्मेलन में संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आप कह देना कि सर वह जो है 12वां था। ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ 12वां। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर सर ने इसे 12वें संविधान मतलब सेशन में मतलब बैठक में, ठीक है, प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा था कि सर हम तैयार हैं, आप इसे स्वीकार कर लें। ठीक है, क्लियर। तो 24 जनवरी ये भी सही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने की तिथि है। तो इसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई भारत, अच्छा सॉरी 9 दिसंबर 1947 नहीं है, 9 दिसंबर 1946 है। ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल या सेंट्रल हॉल में हुई थी। ये हमने आपको बता चुके। ये थोड़ा सा बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, मुश्किल में डाल सकता है लोगों को, क्योंकि बहुत माइन्यूट गैप था इसके अंदर। और अब 37, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। हाँ, करता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि भाई देखो, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। सीधी सीधी सी बात है। मतलब राज्य का अगर कोई धर्म नहीं है तो राज्य करेगा क्या कि सभी धर्मों को समान मानेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तो सही हो गया ना, ये तो सही हो गया, राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा, ये सही है। सभी लोगों को विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी। जी हाँ, किसी को रोका थोड़ा जाता है, तो ये भी सही है। अब तीसरा कह रहा है कि शैक्षणिक संस्थाओं को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता होगी। देखिए, शैक्षणिक संस्थाओं का मतलब तो बहुत व्यापक रूप हो गया। क्या आप सरकारी जो शिक्षण संस्थान है वहाँ आप धर्म की शिक्षा दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है। कहाँ विभेद होता है? डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 ये देखिए ये आ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर डी पर लगा देते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। 38 क्वेश्चन, एक सरकार के संघात्मक या एकात्मक होने का आधार क्या है? ठीक है, सरकार के संघात्मक या एकात्मक होने का क्या आधार है? ठीक है, तो देखिए अगर सारी पावर को केंद्र ही लेकर बैठ जाए तो उसको क्या कहेंगे? एकात्मक कहेंगे ना। ठीक है, यूनिटरी पावर्स कहेंगे ना। लेकिन अगर ये डिवाइड है तो संघात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में होने का आधार क्या है? मतलब कोई भी सरकार संघीय ढांचे पर है, ठीक है, या एकात्मक ढांचे पर है, इसको आप कैसे तय करोगे? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ये इसका आंसर है राज्य और केंद्र के मध्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से तय होता है। मतलब हमको एग्जीक्यूटिव पावर्स हमारी अलग है, कार्यपालिका का पावर अलग कर दिया गया है, विधानपालिका का पावर अलग कर दिया गया है, और ठीक है न्यायपालिका को भी अलग किया गया है। ठीक है ना। तो अब इसके बाद हमारे सामने आता है 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन, भारत है क्या एक संघ राज्य? नहीं सर, ऐसा नहीं है। भारत एक संघ राज्य नहीं है, गणतंत्र। ठीक है, देखिए भारत का जो संविधान है वो क्या लिखता है? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर भारत का संविधान कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब पहले तो हम निशान लगा दें, यह राज्यों का संघ है। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखिएगा, हिंदी में तो आप संघ देख रहे हो, लेकिन अगर आप अंग्रेजी की बात करो तो वह कह रहा है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट कह रहा है ना।
तो इसका मतलब यूनियन और फेडरेशन में या संघ में क्या अंतर हो गया? ठीक है, आप कहेंगे कि देखिए जब हम संघ कह देंगे तो ऐसी स्थिति में प्रांतों को केंद्र से अलग होने का अधिकार होगा, लेकिन अगर हम यूनियन कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रांत को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, जबकि संघ होता तो अलग होने का अधिकार होता। ठीक है, और जिस समय इनका भारत में विलय हुआ है वह बिना किसी शर्त के हुआ है, इसलिए आप भारत से कभी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप जान गए कि यूनियन ऑफ स्टेट है। तो इससे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो आपको अंग्रेजी में याद रखना होगा कि इंडिया इज मतलब यूनियन स्टेट। ठीक है, अब अगला हम पोर्शन देखते हैं। 40 क्या है? कह रहा है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है, कि 70 प्रतिनिधि थे। ठीक है, और अब हमको अगली बात करनी है 41। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देशी रियासत से सर्वाधिक सदस्यों का चुनाव किया गया था? ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर वह मैसूर से किया गया था। ठीक है ना, कहाँ से किया गया था? मैसूर से किया गया था। कुल कितने सदस्य आए थे? तो आप बोलोगे कि सर 7 मेंबर्स आए थे। ठीक है, क्लियर? और अब हम लोग 42 क्वेश्चन देखेंगे। प्रांतीय संविधान समिति की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो देखो, पहली चीज तो आप याद रखना कि जो प्रांतीय संविधान समिति है, ठीक है, इसके कुल कितने सदस्य थे आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि आप हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस किस क्वेश्चन को कैसे, ठीक है, आना है, कैसे उसकी व्याख्या होनी है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, प्रांतीय संविधान समिति की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो इसको जानने से पहले आप ये कह दोगे कि प्रांतीय संविधान समिति 25 सदस्यों से मिलकर बनी थी सर, और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ठीक है ना, तो बच्चों आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक।